Hello students, welcome to the Literature Grace. Today I am going to explore the UGC NET December 2026 paper. Paper falls under the moderate to very hard category. The question was very hard if we compare it to the previous examinations. So in this video we are going to pick some of the hardest questions, explore them and answer them in very simple words. So let's begin. So our first question is match the list 1 with list 2. लिस्ट 1 आर कैरेक्टर्स, लिस्ट 2 आर रोल्स। हमने हमेशा देखा है कि यूजीसी नेट में कैरेक्टर को या तो उसके वर्क से या तो ऑथर से या तो पब्लिशिंग डेट से मैच करने के क्वेश्चंस आते रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कैरेक्टर को उसके रोल से मैच करने के क्वेश्चन आए हैं। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन। सो हमारे कैरेक्टर्स की लिस्ट में है ए ऑप्शन शेमस रुआ, बी ऑप्शन एलील, सी ऑप्शन ऊना, डी ऑप्शन मैरी। एंड रोल के लिस्ट में है फर्स्ट वन फोस्टर मदर ऑफ काउंटेस कैथलीन, सेकंड वाइफ ऑफ शेमस रुआ, थर्ड अ पीजेंट, fourth a poet. The options are given on the screen. To attempt this question, you need to be very smart about what is asking in this question. You need to judge the questions according to the keyword provided there. This question is based on W.B. Yeats' verse drama, The Countess Kathleen. We must look at the two layers. First, what each character represents, and second, what this tells us about the play as a whole. Let's clear something about the work. The Countess Kathleen, which is published in 1892. It's a symbolic verse drama, not a realistic drama. The play is set during a time of famine in Ireland. It explores the conflict between spiritual value and material hunger, the selling of souls as a metaphor of moral collapse, the Christian sacrifice and redemption. The Countess represents the selfless love and spiritual nobility, while Peasants represents human suffering under poverty. The play blends Irish folklore, Christian theology, and symbolism. So let's see the characters in the questions and their role and meaning. फर्स्ट वन इज शेमस रुआ। वो रिप्रेजेंट करता है पॉवर्टी, हंगर और सर्वाइवल स्ट्रगल। उसका सोल बेचना दिखाता है कि गरीबी का प्रेशर इंसान की मोरल स्ट्रेंथ को तोड़ देता है। जब भूख ज़्यादा होती है तो फेथ अपने आप वीक होने लगता है। ईट्स बताते हैं कि सोसाइटी जब फेल होती है तब इंसान गलत चॉइसेस करने लगता है। सेकेंड वन इज़ अलील, अ पोएट। अलील एक वॉन्डरिंग पोएट है। वो रिप्रेजेंट करता है इमेजिनेशन, आर्ट और इमोशनल सेंसिटिविटी को। वो अपनी सोल नहीं बेचता। काउंटेस से उसका अट्रैक्शन फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक है। अलील ईट्स के बिलीफ को शो करता है। आर्ट और पोइट्री इंसान को मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर उठाती है। द थर्ड कैरेक्टर इज ऊना, फोस्टर मदर ऑफ द काउंटेस कैथलीन। ऊना काउंटेस की फोस्टर मदर है। वो रिप्रेजेंट करती है मॉरल गाइडेंस, ट्रेडिशनल विजडम, रिलीजियस फेथ। एंड द लास्ट वन इज मैरी, शी इज़ अ वाइफ ऑफ शेमस। वो रिप्रेजेंट करती है डोमेस्टिक पेन और फैमिली सफरिंग को। उसके फियर और डेस्परेशन शेमस को सोल बेचने के लिए पुश करती है। ईट्स यहाँ दिखाते हैं कि क्राइसिस में सबसे पहले वुमेन और फैमिली सफ़र करती है। ये क्वेश्चन बहुत ही डीप में पूछा गया है टू चेक द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स एंड द सिम्बॉलिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर लिस्ट इज आइडेंटिफाई द नॉवलिस्ट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स एंड टू होम इट इज़ रिटन। सो ये लाइन्स किसके द्वारा और किसको लिखी गई है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। यू कैन रीड द लाइन्स ऑन द स्क्रीन एंड योर ऑप्शंस आर ऑन द स्क्रीन। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, शार्लोट ब्रॉन्टे रोट टू जेम्स टेलर। इस लेटर में शार्लोट ब्रॉन्टे एक्सेप्ट करती हैं कि जब वो मेल कैरेक्टर्स लिखती हैं उनके पास रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस कम है, इसीलिए उन्हें इंट्यूशन और थियोरी पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन जब वो फीमेल कैरेक्टर्स लिखती हैं तो वो कॉन्फिडेंट होती हैं क्योंकि वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से लिख रही होती हैं। ये एक बहुत ऑनेस्ट कॉन्फेशन है एक विक्टोरियन वुमेन नॉवेलिस्ट का। इफ़ वी टॉक अबाउट जेम्स टेलर उस पब्लिशिंग हाउस से कनेक्टेड था जिसने जेन आयर पब्लिश की थी। शार्लेट ब्रॉन्टे इस लेटर में राइटिंग टेक्निक, कैरेक्टराइजेशन, वुमेन राइटर्स की लिमिटेशन जैसे इश्यूज़ को डिस्कस करती थी। इस लेटर से पता चलता है कि शार्लोट ब्रॉन्टे एक सेल्फ अवेयर नॉवेलिस्ट थी। वो समझती थीं कि जेंडर रोल्स राइटिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं। 90th सेंचुरी में वुमेन राइटर्स को मेन के इनर लाइफ तक लिमिटेड एक्सेस था। फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा रियल और इंटेंस लगते थे। इस थॉट का रिफ्लेक्शन हम जेन आयर में देख सकते हैं। जेन जो है वो इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेल कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल कंपेरेटिवली कंट्रोल दिखता है इसमें। सो आंसर इज शार्लोट ब्रॉन्टे। शार्लोट ब्रॉन्टे जो है वुमेन को एक्सपीरियंस से लिखती हैं और मेंस को इमेजिनेशन से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग फेमस लाइन्स ऑफ ड्रामास in the chronological order of their publication.
अभी तक हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स जो है वर्क्स के देखे हैं, राइटर्स के देखे हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ के देखे हैं, उनके वर्क से पब्लिश के देखे हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम हमें जो है फेमस लाइंस दी गई है ड्रामास की और उनके क्रोनोलॉजिकल को सेट करने के लिए कहा गया है। दिस इज़ द हार्डेस्ट क्वेश्चन आई हैव रेड व्हेन आई सॉ दिस पेपर। तो चलिए इस क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लोर करते हैं। सो द फर्स्ट कोट इज़ नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज़, इट्स ऑफुल। ये कोट सैमुअल बेकेट के वर्क वेटिंग फॉर गोडोट से ली गई है। ये एब्सर्ड थिएटर की एक आइकॉनिक लाइन है। लाइफ का मीनिंगलेसनेस, रिपीटेशन और होपलेस वेटिंग को शो करता है। कैरेक्टर वेट करते रहता है पर कुछ भी चेंजेस नहीं होता। द नेक्स्ट कोट इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। ये कोट विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से ली गई है। जेक्स का जो कैरेक्टर है वो इस लाइन को कहता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ को एक ड्रामा स्टेज के रूप में दिखाया गया है। इंसान अपने रोल्स को प्ले करता है, चाइल्ड, लवर, सोल्जर, जज, ओल्ड मैन, ऐसे सारी चीज़ों में। और इसका थीम जो है लाइफ को एज ए परफॉर्मेंस देखता है। ठीक है। द नेक्स्ट कोट इज कम वायलेंट डेथ सर्व फॉर मैनकाइंड टू मेक मी स्लीप। ये लाइन जो है वो विलियम शेक्सपियर के ही वर्क ओथेलो से ली गई है और इस लाइन का स्पीकर है ओथेलो। इसमें ओथेला डेस्टेमोना को मारने से पहले ये लाइन बोलता है और यहाँ पर स्लीप का मतलब डेथ है। द नेक्स्ट लाइन इज द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट ट्रिजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। ये लाइन जो है वो टी.एस. इलियट के वर्क मर्डर इन द कैथेड्रल से ली गई है। ये लाइन आर्क बिशप थॉमस बेकेट के मोरल स्ट्रगल को दिखाता है। सिर्फ काम सही होना इनफ नहीं है, इंटेंशन भी सही होना चाहिए। एंड द लास्ट कोट इज नेवर स्पीक डिसरेस्पेक्टफुली ऑफ सोसाइटी, एल्गरनन, ओनली पीपल हु कांट गेट इनटू इट डू दैट। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम द ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। ये लाइन लेडी ब्रैकनेल के द्वारा बोली गई है। इस डायलॉग के थ्रू विक्टोरियन हाई सोसाइटी पर शार्प सटायर किया गया है। हम इन सारे कोट्स के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करें तो हमें आंसर मिल जाएगा। एंड द आंसर इज ऑप्शन 1, फर्स्ट एज यू लाइक इट, सेकंड ओथेलो, थर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, फोर्थ मर्डर इन द कैथेड्रल एंड फिफ्थ वेटिंग फॉर गोडोट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। इस टाइप के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन जो है वो हमेशा से यूजीसी नेट में आते रहे हैं, लेकिन मैंने इसको वेरी हार्ड कैटेगरी में इसीलिए रखा है क्योंकि अलग अलग राइटर्स के वर्क्स को उठा के उनकी क्रोनोलॉजी को अरेंज करने को कहा गया है इसमें। सो मूव ऑन टू द वर्क्स गिवन इन दिस क्वेश्चन एंड द फर्स्ट वर्क इज द हैंडमेड्स टेल। ये वर्क जो है वो मार्गरेट अटवुड के द्वारा लिखा गया है 1985 में। ये एक डिस्टोपियन फिक्शन है। द नेक्स्ट वर्क इज लकी जिम। लकी जिम जो है वो किंग्सले एमिस के द्वारा लिखा गया है 1954 में। ये एक कैंपस नॉवल है। एंड द थर्ड वन इज द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी। ये वर्क मरियल स्पार्क के द्वारा 1961 में लिखा गया है। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। एंड द नेक्स्ट वर्क इज थिंग्स फॉल्स अपार्ट। ये वर्क जो है चिनुआ अचीबे का है, 1958 में लिखा गया है। ये एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। अब इन वर्क्स को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करते हैं तो हमारा आंसर आता है BDCA, मतलब लकी जिम, थिंग्स फॉल्स अपार्ट, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी एंड द हैंडमेड्स टेल इन द लास्ट. And the correct option is option second. Let's move on to the next questions. Which of the following description of characters from William Congreve's The Way of the World is incorrect? इसमें से कौन से डिस्क्रिप्शन जो है कैरेक्टर्स के विलियम कॉनग्रीव के द वे ऑफ द वर्ल्ड की इज इनकरेक्ट? ठीक है। द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सो लेट्स एक्सप्लोर दिस क्वेश्चन। इसका बैकग्राउंड जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड वर्क है जो कि 1700 में पब्लिश हुआ था, ऑथर विलियम कॉनग्रीव, और इसका जॉनरा जो है वो रिस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। ठीक है। प्ले का फोकस जो है वो लव और मैरिज एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड है। विट, हाइपोक्रेसी, मैनिपुलेशन और अपर क्लास लंदन सोसाइटी को दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन को देखा जाए तो फेनाल इन लव विथ मिसेस मारवुड, ये करेक्ट है क्योंकि फेनाल एक विलीनियस कैरेक्टर है और वो सीक्रेटली मिसेस मारवुड के साथ अफेयर में है। आयरनी ये है कि फेनाल जो है वो मैरिड है और मिसेस मारवुड भी इन्वॉल्व है डिस्पाइट सोशल मोरालिटी। द सेकेंड ऑप्शन इज मिराबेल इन लव विथ मिसेस मिलामेंट, ये भी करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। मिराबेल जो है वो प्ले का हीरो है। मिसेस मिलामेंट से वो जेन्युइनली प्यार करता है। उनका रिलेशनशिप जो है वो लव, विट और इक्वालिटी पर बेस्ड है। प्ले के फेमस प्रोविसो सीन में हमें ये देखने को मिलता है। ये रेस्टोरेशन कॉमेडी का आइडियल कपल माना जाता है।
द थर्ड ऑप्शन इज विटवुड फॉलोअर ऑफ मिसेस मिलामेंट। ये भी एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। विटवुड एक फैशन ऑब्सेस्ड फूल है। वो मिसेस मिलामेंट को एडमायर करता है, उसके अराउंड घूमते रहता है, उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करते रहता है। ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज पेटुलेंट फॉलोअर ऑफ मिसेस मारवुड। ये इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। पेटुलेंट भी एक जो है वो क्या है, फैशन ऑब्सेस्ड फूल है। ठीक है। लेकिन वो मिसेस मारवुड को फॉलो नहीं करता, वो मिसेस मिलामेंट के सर्कल का पार्ट है। ठीक है। पेटुलेंट के कैरेक्टर में हमें जो है वो र्यूड विट, फेक मैस्कुलिनिटी और मिलामेंट के एडमायर्स में शामिल होना, ये सारी चीज़ जो है देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ठीक है, कि पेटुलेंट जो है वो मिसेस मारवुड का फॉलोअर है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस लाइक दिस एंड वी विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट एंड एक्सप्लेन इट इन सिंपल लैंग्वेज। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।